टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जो है उनके बारे में पूर्ण संतुष्टि से मैं कह सकती हूँ कि वो अपना दल के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जिंदा दिल कार्यकर्ता रहे और ताउम्र जो एक जनप्रतिनिधि रहे और उन्होंने पिछड़ा दलित मुसलमानों के लिए संघर्ष की राजनीति की और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार ने उनको अपनी ही कस्टडी में उनकी हत्या करवा दी। लेकिन नगरी प्रयागराज पहुंची अपना दल कमेरावादी की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल पीडीएम का हिस्सा है और पिछड़ा दलित मुस्लिम को लेकर ये गठबंधन हुआ है ओवैसी के साथ। तो अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने अतीक अहमद की हत्या को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए और क्या कुछ कहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए। आइए दिखाते हैं आपको। आज फूलपुर से महिमा पटेल जी और प्रयागराज से हंसराज कोल जी का नामांकन हमने करवाया है और हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई शिकस्त दे सकता है तो सिर्फ पीडीएम। उसको कहने के पीछे का आधार ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, अब जब 2 चरण पूरे होते होते भारतीय जनता पार्टी खुल करके हिंदू और मुस्लिम के अपने उस एजेंडे पे आ गई है, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं और जिन्होंने एक तरफा मुसलमान का हमेशा वोट लेकर के सत्ता का स्वाद चखा है और चखना चाह भी रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से शांत हैं और मुसलमान का माँ बोलने में भी डर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अवैध भूमि के केसेस में फंसे हुए हैं या जेल और बेल वाले लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई हराएगा और हरा सकता है तो पीडीएम, और इसीलिए जनता का आह्वान करते हैं कि पीडीएम का साथ दें। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव अभी कल है। किस तरीके से आप समझते हैं और क्या पूरा उससे वो रहेगा? देखिए, इस बार जो जनता सोच रही है, 10 साल का कार्यकाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है और तमाम जो उन्होंने अपनी योजनाएं बताई हैं उनको जमीन पर जनता हकीकत के रूप में नहीं देखती, बदलाव की तरफ बढ़ रही है। अब मेरा ये मानना है कि जहां जहां भी पीडीएम के बहुत मजबूत प्रत्याशी खड़े हुए वहां पर जनता पीडीएम का साथ देगी। अभी कल ही गठबंधन के कांग्रेस चुनाव आयोग पे निशान साधा है मतदान प्रतिशत को लेकर, उस पर किस तरीके से मतदान प्रतिशत लग रहा है? देखिए, जनता बहुत निराश है जिस प्रकार से अभी जो 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो विकल्प को तलाश रही है और जहां जहां उनको विकल्प नहीं मिला है वहां वहां वोट प्रतिशत जो है वो कम रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम चौथे और 5वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार पीडीएम वहां पर एक विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है और जनता यहां पर आकर के आप देखेंगे जब चौथे चरण से आगे हम बढ़ेंगे कि जो वोट प्रतिशत है बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन एक तरफ भाजपा है, तीसरे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों का ही मुकाबला पीडीएम से है, क्योंकि पीडीएम वो है जो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, जो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर पिछड़ा दलित और मुसलमान सत्ता में आपको लाने का काम करता है तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं होनी चाहिए। पीडीएम इस बात की बात कर रहा है कि एक एक की गिनती कराइए, जातिवार जनगणना कराइए और पिछड़ा दलित मुसलमान समाज को उसके जाति की जो संख्या है उसके अनुरूप में शिक्षा, सदन, कमाई, पढ़ाई लिखाई में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करिए। समाजवादी पार्टी से लगातार बड़े नेता बाहर हो रहे हैं, वजह क्या? देखिए, जो सोच है समाजवादी पार्टी की उसमें यह है कि आप सबका वोट तो चाहते हैं, लेकिन जब उस समाज के ऊपर मुश्किल आती है, उनके हक और हुकूक की बात करनी चाहिए, तब आप बैकफुट पर चले जाते हैं और ऐसा हुआ भी है। अगर आप देख लें तो अतीक जी जो हैं उनके बारे में पूर्ण संतुष्टि से मैं कह सकती हूँ कि वो अपना दल के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जिंदा दिल कार्यकर्ता रहे और ताउम्र जो एक जनप्रतिनिधि रहे और उन्होंने पिछड़ा दलित मुसलमानों के लिए संघर्ष की राजनीति की और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार ने उनको अपनी ही कस्टडी में उनकी हत्या करवा दी। लेकिन जिन्होंने उनका वोट लिया जिस समाज का, वो पार्टी जो है कभी भी उनके हक और उनके ऊपर हुए इल्जाम के बारे में बोल नहीं पाई। जिस तरीके से कांग्रेस से लोग छोड़ के भाजपा की तरफ जा रहे हैं और सपा ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया, क्या समझते हैं, उनको क्या उलझन है? देखिए, लगातार जिस प्रकार से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पीडीए में ए को लेके कंफ्यूजन था कि कभी वो आधी आबादी है, कभी वो अगड़ा है, कभी वो अल्पसंख्यक है, कभी वो ऑल है, वो ए का कंफ्यूजन जो है वो कैंडिडेट्स में भी दिखता है।
वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार की रणनीति से हमें चुनाव लड़ना है। कांग्रेस से भी लोग दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, कल भी कुछ लोग गए हैं, तो क्या खलबली मची है ये? खलबली वो लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है, किन मुद्दों पर लेकर के आप जनता को कन्विंस करना चाह रहे हैं। जहां नेतृत्व कंफ्यूज है, जहां पार्टी कंफ्यूज है, जहां पर दिशा कंफ्यूज है, वहां पर यह आवागमन चल रहा है। आपके क्षेत्र कौशाम्बी में भी सांसद जी के आपत्ति कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं, विनोद सोनकर जी वहाँ से प्रत्याशी हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सिराथू में 2022 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो जनता ने बड़े मुखर होकर के सिराथू में बदलाव की एक भूमि तैयार की थी, और अब कौशाम्बी में भी पुनः वही होने जा रहा है। वहां पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव की तरफ पूरी कौशाम्बी की जनता आगे बढ़ रही है, और जिस प्रकार से कौशाम्बी बहुत ही नया जिला है, ऐसे में वहां की जनता अपने कौशाम्बी को पिछड़ा मानते हुए नए बदलाव की तरफ बढ़ रही है, और बहुत ही आक्रोश है जनता में जो एक नए विकल्प को जन्म देगी। जिस तरीके भाजपा यूपी में 80 सीट और 400 से ज्यादा पाने की बात करी, किस तरीके से कामयाब होगी क्या? देखिए, मुझे शॉकिंग नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी 80 में से 82 जीत लेती है। तो सरकार नहीं बना पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है और आज यहां सूट नंबर 7 पर सुनवाई हुई है। बता दें, जिस पर हिंदू पक्ष की ओर से जहां कई सबूत और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए हैं, मुस्लिम पक्ष ने जहां आपत्ति करी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने उन्हें कुछ कागज़ मुहैया कराए हैं, और साथ ही जिस पर कोर्ट ने अब जहां 15 मई की तारीख लगा दी। अब इस पूरे मामले में 15 मई को अगली सुनवाई होगी, और इस पर क्या कुछ कहना हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विनय कुमार शर्मा का, आइए दिखाते हैं आपको। कि हमारे 2000 पन्नों की बहस से मुस्लिम पक्ष डल गया है, तारीखें मांगता है, बहस करने से डर रहा है। हमारी बहस करने से हम तैयार है बहस के लिए, फिर तारीख पे तारीख मांगता है, क्योंकि वो तैयार नहीं हो पाते हैं। और सीधा हम 3 चीज पे कह रहेंगे, समझौता शून्य है, क्योंकि जिला न्यायाधीश संरक्षक के बिना में समझौता हुआ है, वो खत्म है। वक्फ बोर्ड के पास दान में कहां संपत्ति, ये बताए। सीधा 2 क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं। अस्मा रतीब रूलिंग है 39, उसमें साफ साफ लिखा है यदि जवाब दावा दाखिल हो चुका है तो बिंदु बनेगा, 7/11 खारिज होगी। यानी कहीं प्रभावित किया जा रहा है? ये प्रभावित नहीं है कि चाहते हैं कि लंबी तारीख हो, लंबी कार्य प्रभावित तो ये कर नहीं सकते हैं, कब तक भागेंगे? 15 तारीख में तो इनको बहस सुननी पड़ेगी। माता साकुन पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई में ईदगाह अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। मंदिर पे स्थित है, वो है मंदिर की तरफ से है। उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो हमने सूट फाइल किए हैं कि हमारी प्लेंट फाइल की है कि साहब उसके वहाँ एक अनऑथराइज मस्जिद है, या उसको स्ट्रक्चर कहा है हमने, उसमें मस्जिद नहीं कहा, उसको कहा है हमने ईदगाह का स्ट्रक्चर है, उसको डिमोलिश करके हमें पोजीशन दिया जाए सूट में। उसके अगेंस्ट जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपनी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन CPC अंतर्गत फाइल की है कि साहब इनका जो वाद है वो चलने लायक नहीं है और खारिज होने लायक है। उस पर 4-5 पॉइंट इन्होंने रेज किए हैं अपनी एप्लीकेशन पे। उस पर कहा है साहब हमारा जो प्लेंट है जो हमने फाइल की है मंदिर पक्ष ने, वो लिमिटेशन एक्ट के कुछ प्रोविजनों से बाहर है। उसके बाद कुछ प्रोविजंस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोविजनों से बाहर है। उसके बाद वक्फ एक्ट के प्रोविजन उससे बाहर है। ऑर्डर 23 रूल 3A से बाहर है। साथ साथ कुछ प्रोविजन है स्पेशली लीव के सेक्शन 34 से, उससे हमारा प्लेंट बाहर है। तो उसी के अगेंस्ट हमने पैरावाइज रिप्लाई इनको देने शुरू किए। पहले बेसिक स्टोरी बताई उसकी और जो भी फैक्ट थे मंदिर के, कैसे वो तोड़ा गया, कैसे उसके बाद कई बार बनाया गया, फिर कैसे ईदगाह स्ट्रक्चर रेज किया गया। उन्होंने केवल एक कॉम्प्रोमाइज के आधार पर जो कि 1968 में हो गया, जो उनका सोल बेस है एक मुस्लिम पक्ष का, उसे वो कहते हैं कि उस सोल बेस से ही वो मालिकाना हक जताते रहे हैं उस पर। जी आज उस पर आर्गुमेंट हुई हमारी, आधे घंटे की आर्गुमेंट हुई। इससे फर्दर उस पर जो हमने पैरावाइज रिप्लाई दिया, रिपीटिशन एक्ट वगैरह जितने भी पॉइंट उन्होंने रेज किए थे, उसके बाद एक उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि साहब इनमें प्लेंटिफ नंबर 1 जो कि हमारे जो मंदिर पक्ष की तरफ से कमेटी की तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल नहीं है डिफेंड नंबर 2 को। तो वो कह रहे हैं साहब पहले आप ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए, ऑब्जेक्शन की कॉपी रिसीव करा दी, ऑल्दो जबकि हमने पहले दे रखी है ना 2 बार, लोअर कोर्ट में एज वेल एज हाई कोर्ट में भी दी थी। तो अब ये उनका वो है कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि या कि प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन करने के लिए शायद ये सारी टैक्टिक्स हैं। तो हमने दोबारा रिसीव करा दी, तो कोर्ट ने फर्दर इसमें 15 मई की डेट लगा दी। 2 बजे 15 मई को सुनवाई है 2 बजे के आसपास। जी ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब के सामने कोर्ट नंबर 89 में सुनवाई चल रही है। जी विनय शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट, काउंसिल फॉर श्री मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट।
मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था मदद फाउंडेशन एवं स्वीप प्रयागराज ने संयुक्त मतदान जागरूकता अभियान चलाया। झूसी स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में छात्र छात्राओं एवं स्कूली शिक्षकों के बीच जागरूकता को लेकर गोष्ठी की। उसके बाद शपथ का आयोजन कराया गया और साथ ही ऐसे में लोगों को जागरूक करते हुए इस तरह कार्यक्रम किया गया। क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। सभी मतदाताओं से ये अपील करूँगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मतदाता जो है वो मतदान स्थल तक जरूर पहुँचे और अपने मत का प्रयोग करें। हमारी संस्था मदद फाउंडेशन स्वीप प्रयागराज और जिला निर्वाचन आयोग के साथ कोलैबोरेट करके पूरे जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। हम अपनी टीम के साथ और जिला निर्वाचन टीम के साथ मिल करके स्कूलों में, बाज़ारों में, बस्तियों में ये काम कर रहे हैं। विशेष तौर से हम ये चाहते हैं कि जो वर्तमान समय में शहर उत्तरी है अपना, वहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, जबकि वो सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। ये बात लोगों को समझने वाली बात है कि आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, यदि आप वोट देने नहीं निकलेंगे तो आपके नीचे वालों को क्या संदेश जाएगा। तो मदद फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है, ये अभियान लेकर के हम मार्केट में चल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि यही एक ऐसा कार्य है जो आपको मतलब वैलिड करता है कि आप भारत के वासी हैं। आप मतदान का प्रयोग अवश्य करें, अपने मत की वैल्यू को पहचानें। आप मत वोट देने नहीं जाएंगे और उसके बाद 5 साल तक किसी सरकार को कोसते रहेंगे तो आपको वो कोसने का जरा भी अधिकार नहीं अगर आप मतदान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मदद फाउंडेशन का संस्थापक होने के नाते जिला निर्वाचन आयोग और स्वीप प्रयागराज की तरफ से भी मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि सारे लोग मतदान का प्रयोग अवश्य करें और जाएं, बूथों तक पहुँचें, अपने परिवार को, अपने नात रिश्तेदार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, सब में ये संदेश ज़रूर पहुँचाएँ और एक माहौल क्रिएट करें, एक बज़ क्रिएट करें लोगों के बीच में। जैसे एक उत्सव होता है, हम सब दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इन सब चीज़ों में हम सब पहले से ही बड़ी तैयारियां करते हैं और उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से ये एक पर्व है, ये घर पे बैठ करके छुट्टी लेके पकौड़ी खाने वाला दिन नहीं है। ये आपको उस दिन सेलिब्रेट करना होगा बूथ स्थल पे जाके और इस उंगली पर वो जो निशान होता है वो लगा करके। तो मैं सबसे फिर से अनुरोध करता हूं कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। हमारी टीम आपके साथ है, कहीं किसी को कोई असुविधा समझ में आए तो हम सब उस दिन भी एक्टिव रहेंगे, हमारी मदद आप ले सकते हैं। नमस्कार। लगातार गर्मी का प्रकोप प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है। तापमान 44 के पार है और नगर निगम की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक करने सड़क पर निकली और साथ ही जब इसका रियलिटी चेक किया गया तो सेवाएं नदारद दिखाई दी, चाहे वो चौक का चौराहा हो, चाहे वो नकाश कोना चौराहा हो या फिर खुलदाबाद या फिर करेली बैरियर। सभी जगह नगर निगम की प्याऊ की व्यवस्था दूर दूर तक गायब दिखी। प्याऊ के दावे भले ही कागज़ों में सीमित हो मगर सड़क पर कहीं दूर दूर तक कोई व्यवस्थाएं नहीं है। गर्मी में निकलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और या फिर पानी खरीद के पीना पड़ता है। पहले जो व्यवस्थाएं प्याऊ की नगर निगम के द्वारा की जाती थी अब कहीं दूर दूर तक नहीं। और क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए दिखाते हैं। मंदिर लोग ठेकेदार लोग पिलवाते पहले होता था। पहले। अच्छा, अब क्या नगर निगम की तरफ से व्यवस्था है? अभी तो है नहीं, पहले लोग पिलाते चल रहे थे। तो ये बताइए, अब परेशानियां होती हैं लोगों को? बहुत लोग पहले अजीब, अब नहीं होती पानी पर, पहले घड़ा लगता था, अब नहीं होगा। काफी दिनों से प्याऊ व्यवस्था, पहले लोगों को पानी की व्यवस्था, भाई गर्मी का दिन है तो पानी पीने के लिए तो इंसान की इस समय तो बहुत ज्यादा है, 42-43 डिग्री का है। पानी की व्यवस्था तो बहुत ही जरूरी है आम इंसान। साहब कुछ नहीं, पीने के लिए पानी के लिए बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। पानी साहब ऐसे दो उधर कहीं मिल जाता है, होटल पे चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वहाँ मिल जाता है। निगम की कोई व्यवस्था तो है नहीं साहब पानी आने की। नैनी ब्रिज पर ई रिक्शा के कारण हुए हादसे के बाद से ई रिक्शे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां ई रिक्शा चालक शहर में बिना नंबर प्लेट के ई रिक्शा चलाते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जब उनसे यातायात नियम के बारे में बात की गई तो उन्हें कुछ भी ना मालूम था। और क्या कुछ कहना था ई रिक्शा चालकों का, आइए दिखाते हैं आपको। मुझे लाल जलती है, पहले लाल जलती नहीं, अभी के बाद क्या जलती है नहीं पता। अभी के बाद पीली जलती नहीं जलती है, क्यों जलती है पीली? सिंगल में जलती है। हाँ तो मतलब आप तैयार हो जाइए। अच्छा ये बताओ प्रयागराज में जिस तरीके से अभी घटना हुई, एक ही रिक्शे की वजह से एक आदमी की जान चली गई। देखा होगा तुमने भी वीडियो को, नैनी की बात की हो, नैनी अचानक कितना बेतरतीब ढंग से रिक्शे वाले रिक्शा क्यों चलाते हैं? क्या लगता है? आगे गाँव देहात के हैं, आगे भी चलाते हैं, घंटे भी चलाते हैं, देखते नहीं कहाँ रोड छोड़ देते हैं, तो क्या होगा?
और इसमें हम लोग चले जा रहे साथ में, हमने लोकल हम लोग हैं। नंबर प्लेट है तुम्हारी गाड़ी में? हाँ, क्या नाम बताया होगा? तो अभी रिक्शा चला रहे 1 साल से, इधर आइए, इधर आइए। साल से तो लाइट नहीं बनवाया हो, कहा है? नहीं, ये तो है भाड़े की गाड़ी है, हमारी नहीं है। अरे भाड़े की है, आप चला रहे हैं, सवारी बैठा रहे हैं, रात का अंधेरा, अगर नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट किसका होगा? रात भर नहीं गाड़ी चलती, इसकी क्या गारंटी है चलती है कि नहीं चलती है? हम रात में नहीं चलाते हैं। आप नहीं चलाते, लेकिन दिन में तो भी चला रहे हैं, तो जवाबदेही तो आपकी है। हमारी नहीं है कि बनेगी। कितनी सवारी बैठाते हैं आप? 4 सवारी एक बार में 4 सवारी? 4 सवारी का सीट है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए ट्रैफिक नियमों के बारे में पूरी जानकारी है आपको? एक साथ तो अभी मतलब नियम 3 तारीख को लिया है। अच्छा नया लिया है, तो चलिए के नियम होते हैं उनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता हैं? ट्रैफिक के बारे में क्या है, जब वहाँ खड़े रहते हैं, जो ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं तो ट्रैफिक छुड़वाते नहीं, अपनी ड्यूटी करते हैं और हम लोग फंसे रह जाते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।